दोस्तों, आज हम उन 10 गहन विचारों पर से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर जड़ से बदल देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अब अपनी इच्छा शक्ति पर हर बार निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली खेल तो आदतों और पहचान को बदलने का है। और हाँ, आज के बाद आप अपनी असफलताओं से डरना छोड़ देंगे, क्योंकि आप सीखेंगे कि असफलता कोई सजा नहीं है, कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल डेटा है। एक ऐसा जरूरी डेटा जो आपको बताता है कि अगली बार आपको किस दिशा में जाना है। आप अपनी राय कमेंट में बताओ। चलो शुरू करते हैं। विचार 1, आत्म जागरूकता की नींव स्थापित करना। आपके वर्तमान सत्य को समझना और स्वीकार करना, क्योंकि बिना वर्तमान को समझे भविष्य की योजना बनाना व्यर्थ है। आत्म जागरूकता जीवन में किसी भी सार्थक बदलाव की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यह वह दर्पण है जिसमें आप अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें, अपनी गहरी जड़ें जमा चुकी आदतें और अपने अंतर्निहित विश्वासों को देखते हैं। कई लोग बदलाव की शुरुआत बाहरी दुनिया से करते हैं, जैसे नया जिम जाना या नया कौशल सीखना, लेकिन जब तक आप अपने आंतरिक परिदृश्य को नहीं समझते, ये प्रयास सतही और अल्पकालिक होंगे। आत्म जागरूकता का अर्थ है यह समझना कि आप कुछ कार्यों पर प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, कुछ स्थितियों में आप असहज क्यों होते हैं, और आपके मन में कौन से विचार दिन भर चलते रहते हैं। इसे स्थापित करने के लिए आपको गैर न्यायिक अवलोकन, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, उन पर तुरंत अच्छा या बुरा का लेबल लगाए बिना। उदाहरण के लिए, यदि आप पाते हैं कि आप देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो आत्म जागरूकता का पहला कदम यह स्वीकार करना है, हाँ, मैं यह कर रहा हूं, न कि तुरंत खुद को कोसना, मैं कितना बेकार हूं। दूसरा चरण यह जानना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तनाव से बच रहे हैं, या बस बोर हो रहे हैं? यह क्यों ही परिवर्तन की कुंजी है। जब आप अपनी आदतों के मूल कारण को समझ जाते हैं, तभी आप उन्हें संबोधित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति बना सकते हैं। डायरी लिखना, माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करना, या थेरेपी लेना, ये सभी आत्म जागरूकता को गहरा करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। जब तक आप अपने वर्तमान सत्य को स्वीकार नहीं करते, आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उसकी सही गणना नहीं कर सकते। विचार 2, परिवर्तन को एक पहचान, आइडेंटिटी के रूप में अपनाना, न कि केवल एक लक्ष्य, गोल के रूप में, क्योंकि आपके कार्य अंततः आपकी पहचान को आकार देते हैं। ज्यादातर लोग बदलाव को एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, या मुझे यह किताब खत्म करनी है। यह दृष्टिकोण अक्सर विफल हो जाता है, क्योंकि यह केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित होता है। इसके विपरीत, परिवर्तन को एक पहचान के रूप में अपनाना कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसका अर्थ है यह पूछना, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। यदि आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य केवल वजन कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? वह हर दिन कुछ शारीरिक गतिविधि करता है, वह पौष्टिक भोजन चुनता है, वह पर्याप्त सोता है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपके कार्य स्वतः ही उस पहचान के अनुरूप होने लगते हैं। इस सिद्धांत को जेम्स क्लियर ने अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में विस्तार से समझाया है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, आपको आंतरिक रूप से प्रेरित करती है। जब आप कोई कठिन कार्य कर रहे होते हैं, तो आप खुद से यह नहीं कहते, मुझे यह लक्ष्य पूरा करना है, बल्कि आप कहते हैं, मैं वह व्यक्ति हूं जो इस तरह के काम करता है। यह एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य 50,000 शब्द लिखना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं एक लेखक हूं, एक लेखक हर दिन लिखता है। छोटी शुरुआत करें, हर दिन केवल 10 मिनट लिखें। यह छोटी सी क्रिया आपकी पहचान को मजबूत करती है, और हर बार जब आप लिखते हैं, तो आप अपनी नई पहचान पर मोहर लगाते हैं। समय के साथ, ये छोटे छोटे कार्य मिलकर आपकी पूरी जीवन शैली और नीति को बदल देते हैं। विचार 3, अपनी आदतों के सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना, न कि केवल परिणामों पर,
क्योंकि सतत प्रगति छोटी, दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं से आती है। स्थायी बदलाव किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी दैनिक आदतों के एक प्रभावी सिस्टम से आता है। ज्यादातर लोग परिणामों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करना या 1 मिलियन कमाना। जब वे तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं और सिस्टम छोड़ देते हैं। लेकिन परिणाम आपकी आदतों का एक पिछला माप, लैगिंग मेजर, है। वे केवल आपके पिछले कार्यों का एक प्रतिबिंब है। एक अच्छा सिस्टम वह है जो आपको हर दिन बेहतर बनाने पर केंद्रित है, भले ही तत्काल कोई बड़ा परिणाम दिखाई न दे। एक प्रभावी सिस्टम बनाने में 3 मुख्य तत्व शामिल हैं: संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और पुरस्कार, रिवॉर्ड। इसे आदत लूप भी कहते हैं। आपको अपनी वर्तमान बुरी आदतों के संकेतों को पहचानना होगा और उन्हें अपनी इच्छित अच्छी आदतों के संकेतों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप टीवी देखते समय अनावश्यक स्नैक्स खाते हैं, संकेत टीवी ऑन करना, प्रतिक्रिया स्नैक खाना, तो आप सिस्टम को बदल सकते हैं। जब आप टीवी ऑन करें, तो पहले 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। नई प्रतिक्रिया। इसके अलावा आपको अपने सिस्टम को आसान, आकर्षक, संतोषजनक और स्पष्ट बनाना होगा। यदि आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो एक किताब को अपनी नाइट स्टैंड पर रखना, स्पष्ट और केवल एक पृष्ठ पढ़ने का लक्ष्य रखना, आसान, आपके सिस्टम को सफल बनाता है। यदि आप केवल 1% प्रतिदिन बेहतर होते हैं, तो 1 वर्ष के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यह चक्रवृद्धि सुधार की शक्ति है, जो केवल एक मजबूत सिस्टम से ही संभव है। परिणाम स्वतः ही आपकी बनाई हुई प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। विचार 4: परिवर्तन के शुरुआती घर्षण, फ्रिक्शन को स्वीकार करना और इसका सामना लघुस्तर के दाव, स्मॉल स्केल बेट्स, के साथ करना, ताकि विफलता का डर कम हो सके। कोई भी बड़ा बदलाव शुरू में कठिन, असुविधाजनक और डरावना लगता है। यह परिवर्तन का घर्षण है, वह प्रारंभिक मानसिक और शारीरिक प्रतिरोध जो तब उत्पन्न होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मस्तिष्क बदलाव का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह ऊर्जा बचाता है और ज्ञात पैटर्न को प्राथमिकता देता है। कई लोग इसी घर्षण के कारण छलांग लगाने के बजाय लघुस्तर घर्षण को कम करने की कुंजी है लगाना। लघुस्तर के दाव का मतलब है कि आप अपनी नई आदत या लक्ष्य को इतने छोटे रूप में तोड़ दें कि उसे न कहना लगभग असंभव हो जाए। इसे 2 मिनट नियम भी कहा जाता है। यदि आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं, तो आपका पहला दाव 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल अपने जूते पहनना और दरवाजे से बाहर 2 मिनट के लिए टहलना होना चाहिए। यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपका पहला दाव एक विस्तृत व्यावसायिक योजना बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बस 5 संभावित ग्राहकों से बात करना होना चाहिए। ये छोटे दाव आपको 2 महत्वपूर्ण लाभ देते हैं। पहला, वे विफलता के डर को खत्म करते हैं, क्योंकि 2 मिनट में असफल होने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, वे आपको सफलता की भावना प्रदान करते हैं, जिससे आपकी प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बार जब आप 2 मिनट कर लेते हैं, तो अक्सर आप खुद ही और आगे जाना चाहते हैं। परिवर्तन घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे छोटे दाव लगाकर आप उसे प्रबंधनीय बना सकते हैं, जिससे आप लगातार आगे बढ़ते रहें। विचार 5: मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस, विकसित करना और असफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि डेटा के रूप में देखना, ताकि आगे की राह सुधारी जा सके। जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करते समय असफलताएं अपरिहार्य है। यह सोचना कि आपकी यात्रा पूरी तरह से सीधी होगी अवास्तविक है। जो लोग सफल होते हैं, वे असफलताओं के अभाव के कारण सफल नहीं होते, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे असफलता को देखने का तरीका बदल देते हैं। वे असफलता को एक अंतिम निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि केवल डेटा के एक उपयोगी टुकड़े के रूप में देखते हैं। मानसिक लचीलापन इसी मानसिकता को विकसित करने का नाम है। जब आप किसी प्रयास में असफल होते हैं, जैसे कि आप डाइट तोड़ देते हैं या कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लचीला व्यक्ति खुद को कोसने या पूरी तरह हार मानने के बजाय यह सवाल पूछता है, मुझे इस विफलता से क्या सीखने को मिला? वे इस घटना का वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण करते हैं। वे देखते हैं,
कि क्या गलत हुआ, किस समय गलत हुआ और इसके पीछे की भावनाएं या परिस्थितियां क्या थीं। उदाहरण के लिए, यदि आप रात 8 बजे अपनी डाइट तोड़ते हैं, तो डेटा बताता है कि रात 8 बजे आपको तनाव या भूख का सामना करना पड़ता है। अब आप अपने सिस्टम को बदलने के लिए इस डेटा का उपयोग करते हैं। आप रात 7:30 बजे एक स्वस्थ स्नैक खाने या उस समय टहलने जाने की योजना बनाते हैं। यह दृष्टिकोण आपको असफल होने के बाद तुरंत ठीक होने, बाउंसिंग बैक, की अनुमति देता है। लचीलापन यह जानना है कि एक बार लड़खड़ाने का मतलब यह नहीं है कि आपको रेस छोड़नी है। इसका मतलब है कि आपको अपने जूते के फीते कसने हैं और तुरंत वापस ट्रैक पर आना है। यह पुनर्समायोजन, रीएडजस्टमेंट, की क्षमता ही दीर्घकालिक परिवर्तन की गारंटी है। विचार 6, पर्यावरण और संदर्भ, एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना, क्योंकि आपका वातावरण अक्सर आपकी इच्छाशक्ति से अधिक मजबूत होता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि बदलाव केवल हमारी आंतरिक इच्छाशक्ति या प्रेरणा पर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों और व्यवहार को 80% तक नियंत्रित करता है, जबकि आपके आसपास का माहौल लगातार आपके व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। यदि आप एक आदत को बदलना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपने पर्यावरण को इस तरह से व्यवस्थित करें कि वह स्वचालित रूप से आपकी नई आदतों का समर्थन करे। इसे वातावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन, कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह उठकर व्यायाम करना चाहते हैं, तो रात को ही अपने जूते, कपड़े और पानी की बोतल बिस्तर के पास तैयार रखें। अच्छी आदत को आसान बनाना। यदि आप अस्वस्थ भोजन कम खाना चाहते हैं, तो उसे घर में रखें ही नहीं, या कम से कम उसे एक दुर्गम जगह पर रखें। बुरी आदत को कठिन बनाना। इसी तरह, यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो अपने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करें ताकि आप बिस्तर पर किताब के पास जागें। आपका संदर्भ केवल आपकी भौतिक जगह तक ही सीमित नहीं है, इसमें आपके सामाजिक दायरे भी शामिल है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी आदतें आपको प्रभावित करती है। यदि आप रचनात्मक बनना चाहते हैं, तो रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने वातावरण को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करें। यह एक मूक लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रणनीति है। यदि आपका पर्यावरण आपके लक्ष्य के खिलाफ काम कर रहा है, तो आपकी सबसे मजबूत इच्छाशक्ति भी आखिरकार हार मान जाएगी। विचार 7, अपने क्यों, वाई, की गहराई को समझना और उसे लगातार सामने रखना, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं, बल्कि उसके पीछे का उद्देश्य ही आपको प्रेरित करता है। कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता है। जब चीजें कठिन होती है, जब प्रेरणा कम होती है, तो यह आपका गहरा क्यों ही होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। अधिकांश लोग अपने क्या, व्हाट और कैसे, हाउ, पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या करना है, वजन कम करना, और कैसे करना है, डाइटिंग और व्यायाम। लेकिन ये सतही है। आपको अपने क्यों की तह तक जाना होगा। आप वास्तव में वजन कम क्यों करना चाहते हैं? जवाब शायद सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है। शायद यह इसलिए है कि आप अपने बच्चों के साथ भागदौड़ कर सकें, अपने जीवन साथी के लिए एक स्वस्थ साथी बन सकें, या बुढ़ापे में दवाइयों से दूर रह सकें। यह भावनात्मक रूप से आवेशित, गहरा और सार्थक कारण ही आपकी असली प्रेरणा का स्रोत है। यह क्यों अक्सर आपके व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़ा होता है। जब आप अपने क्यों को पहचान लेते हैं, तो आपको इसे लगातार अपनी चेतना के सामने रखना चाहिए। इसे लिख ले और इसे वहां रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें, जैसे आपके डेस्क पर या आपके फोन के वॉलपेपर पर। जब आप व्यायाम करने से चूकने या आलस्य में पड़ने के करीब हों, तो अपने आप से पूछें, यह छोटा सा निर्णय मेरे बड़े क्यों को कैसे प्रभावित करेगा? यदि आपका क्यों पर्याप्त मजबूत है, तो यह क्षणिक प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर लेगा। आपका क्यों आपका इंजन है। आपका लक्ष्य केवल एक नक्शा है। इंजन के बिना नक्शा किसी काम का नहीं। अपने क्यों को जीवित रखें। विचार 8, प्रक्रिया की सुंदरता को गले लगाना और वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट, में संतुष्टि पाना, न कि केवल भविष्य के परिणामों में। जीवन में बदलाव लाने की यात्रा में एक सामान्य जाल है खुशी को स्थगित करना, पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस। लोग खुद से कहते हैं,
जब मेरा वजन कम हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं संतुष्ट होऊंगा। यह मानसिकता खतरनाक है, क्योंकि यह आपको अपने वर्तमान जीवन से वंचित करती है और आपके बदलाव की प्रक्रिया को एक बोझ या दंड बना देती है। स्थायी बदलाव के लिए आपको प्रक्रिया की सुंदरता को गले लगाना सीखना होगा। इसका अर्थ है उस कार्य को करने में ही मूल्य और संतुष्टि खोजना जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। यदि आप रोज ध्यान करते हैं, तो आपका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य आज 10 मिनट शांति से बैठने की प्रक्रिया का आनंद लेना होना चाहिए। यदि आप नई चीजें सीख रहे हैं, तो अंतिम डिप्लोमा पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि आज सीखे गए एक नए विचार या कौशल की संतुष्टि में खुशी पाए। यह सचेत प्रयास आपको वर्तमान क्षण में खुशी देता है, जिससे आपकी यात्रा अधिक टिकाऊ और सुखद बनती है। जब आप प्रक्रिया से प्यार करते हैं, तो आप उसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही परिणाम आने में समय लग रहा हो। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका जीवन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के बीच की खाली जगह नहीं है। आपका जीवन हर उस पल में है जो आप अभी जी रहे हैं। प्रक्रिया में डूब जाना और उसमें संतुष्टि पाना ही वास्तविक जीवन का परिवर्तन है। विचार 9। जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या सामाजिक समर्थन संरचना, सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करना, ताकि बाहरी प्रोत्साहन से अपनी प्रेरणा को बढ़ावा मिले। अकेले बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब हम खुद को जवाबदेह ठहराते हैं, तो बहाने बनाना और नियमों को तोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास किसी और को निराश करने का डर नहीं होता। इसलिए एक जवाबदेही भागीदार या एक मजबूत सामाजिक समर्थन संरचना का निर्माण करना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक जवाबदेही भागीदार कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, गुरु, मेंटोर या कोच हो सकता है, जिसे आप नियमित रूप से अपनी प्रगति के बारे में बताते हैं। शोध से पता चलता है कि जब हम सार्वजनिक रूप से अपने लक्ष्य घोषित करते हैं या किसी के साथ साझा करते हैं, तो उन्हें पूरा करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। एक जवाबदेही भागीदार आपको केवल ट्रैक पर ही नहीं रखता, बल्कि वह मुश्किल दिनों में आपको भावनात्मक समर्थन भी देता है और आपकी सफलताओं का जश्न मनाता है। यह संरचना एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो किसी दोस्त के साथ सुबह 6 बजे कॉल पर एक छोटा सा चेक इन शेड्यूल करें। किसी और के लिए उठने की बाध्यता आपको अपने लिए उठने की बाध्यता से अधिक शक्तिशाली लगती है। आप एक समान लक्ष्य वाले लोगों के समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप, में भी शामिल हो सकते हैं। यह समूह न केवल आपको जवाबदेह रखता है, बल्कि आपको नए विचार, प्रेरणा और अलग-अलग दृष्टिकोण भी देता है। अपनी यात्रा को निजी रखने के बजाय इसे साझा करें। बाहरी दबाव अक्सर आपको वह आंतरिक ताकत देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। विचार 10। सचेतन रूप से पुनर्प्राप्ति, रिकवरी और मंदी, प्लेटोज को अपनी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा मानना, न कि असफलताओं के रूप में। बदलाव की यात्रा एक सीधी रेखा नहीं होती, यह एक लहरदार पथ होता है, जिसमें उतार चढ़ाव, मंदी, प्लेटोज और अनिवार्य रूप से पीछे हटना, रिलैप्सेस शामिल होते हैं। एक आम गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें हर दिन 100% पर काम करना चाहिए। जब वे थक जाते हैं या रिकवरी के लिए समय लेते हैं, तो वे इसे विफलता मानते हैं और पूरे सिस्टम को छोड़ देते हैं। स्थायी बदलाव के लिए आपको पुनर्प्राप्ति को अपनी प्रणाली का एक आवश्यक और निर्धारित भाग मानना होगा। पुनर्प्राप्ति, आराम, नींद, पोषण, मानसिक विश्राम आपके शरीर और मन को फिर से भरने और अति प्रयास से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप सप्ताह में 6 दिन गहन कसरत कर रहे हैं, तो आपका 7वां दिन ऑफड़े विफलता नहीं है, बल्कि आपकी प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त है। इसी तरह आप मंदी, प्लेटोज का अनुभव करेंगे, वह समय जब आपकी प्रगति रुक जाती है। यह आपके शरीर और मस्तिष्क का खुद को नई स्थिति में समायोजित करने का तरीका है। इसे हार मानने का संकेत नहीं, बल्कि रणनीति बदलने का संकेत मानें। मंदी के दौरान अपने सिस्टम का विश्लेषण करें, विचार 5 और छोटे बदलाव करें। एक दिन अपनी पुरानी आदत में वापस चले जाना, रिलैप्स, भी पूरी तरह से सामान्य है,
यह सीखने और वापस आने का एक अवसर है। महान बदलाव दीर्घकालिक खेल है, न कि स्प्रिंट। अपने आप को आराम करने, ठीक होने और त्रुटियां करने की अनुमति दें जब तक आप स्थायी रूप से हार नहीं मानते। अपनी रिकवरी को अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदत बनाएं। आपको कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में बताओ। धन्यवाद।